भेजे मन भावन के उधव के अवन की, ब्रज के गावन में पावन जवे लगी। और कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवन तवे लगी। उझक उझक पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती चौहाने छगे लगी। और हमको लिखा है कहा, हमको लिखा है कहा, हमको लिखा है कहा। क्या मेरा वादा है आपसे, और जिन अभ्यर्थियों का यूपी टेट सुपर टेट का एग्जाम है, आप यूपी टेट के एग्जाम में मेरा 30 के 30, मैं दावा करता हूं कि 30 के 30 नंबर की हिंदी आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से पक्का मिले। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। आज की हिंदी की क्लास में हम हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी भाषा के विकास की चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके भाषाई परिवार कौन से हैं और हिंदी की बोलियां कौन सी हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हिंदी है वो एक भाषा है। और भाषा क्या होती है? भाषा होती है कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसको भाषा कहते हैं। अगर अपने विचारों को दूसरों को लिखकर अगर पहुंचाया जाता है तो उसको बोलते हैं लिपि, और बोलकर अगर विचारों तक दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो उसको कहते हैं भाषा। लिपि एक लिखने का तरीका होता है, जबकि बोलकर दूसरों तक पहुंचाना वो भाषा है। और हिंदी भाषा भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत में लगभग 56% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, जबकि भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। हिंदी पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली सबसे भाषा हो गई है। हिंदी से पहले तीसरे नंबर पर स्पेनी भाषा अपना तीसरा स्थान रखती थी। आज सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके बाद चीनी या मंदारिन, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी है। और स्पेनी को हिंदी ने चौथे स्थान पर छोड़ दिया है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा को भारत में 4 परिवारों में बांटा गया है। भारत में हिंदी भाषा के जो 4 परिवार हैं, उन 4 परिवारों को पहले हम समझेंगे कि कौन कौन से परिवार भारत में हिंदी भाषा के हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा जो परिवार है वो भारोपीय भाषा का है। सबसे पहला परिवार है भारोपीय। यह भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार है, और भारत में इस भारोपीय परिवार का अंतर्गत 73% जो क्षेत्र है वो कवर होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा भाषाई परिवार है वो है द्रविड़। इसके अंतर्गत 25% क्षेत्र आता है। और तीसरे नंबर पर आता है ऑस्ट्रिया भाषाई परिवार। इसके अंतर्गत 1.3% क्षेत्र आता है। और 4th नंबर पर आता है चीनी परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। चीनी तिब्बती परिवार, इसको हम समझेंगे। जो हिंदी परिवार है, सबसे बड़ा जो भारोपीय परिवार है, वो इस क्षेत्र की सारी जो बोलियां हैं वो यहाँ तक की वो सब इस भाषाई परिवार के अंतर्गत आती हैं। इतने क्षेत्र की जो बोलियां हैं वो सब किस में आती हैं? वो भारोपीय परिवार में। और यही वो क्षेत्र है जो भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र कवर करता है। ये भारोपीय 73% जो बोलियां हैं भारत में वो इस भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद दूसरा द्रविड़ परिवार, जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, दक्षिण भारत की, जैसे कोंकणी है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, ये जो भाषाएं हैं ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। और दक्षिण भारत की भाषाओं को कहा जाता है द्रविड़ परिवार की भाषाएं। ये भारत का 25% जो क्षेत्रफल है उसको कवर करती है। इसके अतिरिक्त 2 परिवार और बचे हैं। एक परिवार ऑस्ट्रिया परिवार। ऑस्ट्रिया परिवार क्या है, पहले इसको बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं चीनी तिब्बती वाले क्षेत्र को। चीनी तिब्बती क्षेत्र क्या है? जो भारत के ऊपर वाला क्षेत्र है। जैसे हम ये समझे हैं कि जो सिक्किम है, सिक्किम वो तिब्बत का हिस्सा था और इसको 36वें संशोधन के अंतर्गत भारत का हिस्सा बनाया गया। अर्थात यहाँ के लोग
तिब्बती भाषा को बोलते हैं। अब ये आ गया है भारत के अंदर, और तिब्बती जो भाषा है वो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है, अर्थात इस क्षेत्र में चीनी तिब्बती बोली जाती है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कुछ जो सीमा, ऐसा कह लो जो सीमावर्ती क्षेत्र है तिब्बत का या चाइना का, अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रफल चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आता है, और उसकी जो हिस्सेदारी है वो है 0.7%, 0.7%। अब ऑस्ट्रिया जो परिवार की भाषाएं हैं, ऑस्ट्रिया परिवार की भाषाएं हैं कि जो आज भी भारत में जो यूरोपीय लोग आए वो अपनी संस्कृति को छोड़ करके तो गए ही गए। जैसे भारत में आज भारत के लोग कोट पैंट पहनने लगे, पहले जो भारत की वेशभूषा थी वो धोती कुर्ता हुआ करती थी, लेकिन पैंट शर्ट, उसके पश्चात कोट पैंट, ये संस्कृति तो अपना ही भारतीयों ने, लेकिन कुछ भारतीयों ने उन यूरोपियों से उनकी लैंग्वेज को भी अपना लिया, और उनकी जो लैंग्वेज है वो रखी जाती है ऑस्ट्रिया परिवार के अंदर। इस प्रकार से हमने ऑस्ट्रिया परिवार का कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है, ऑस्ट्रिया परिवार का कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है। जैसे हम देखें गोवा है, केरल है, यहाँ के लोग कुछ इंग्लिश बोलते हैं, या फिर मिजोरम क्षेत्र की देखें, मिजोरम वाले क्षेत्र में इधर के लोग इंग्लिश का प्रयोग करते हैं इस क्षेत्र में, या फिर बंगाल का कुछ क्षेत्र जहाँ पर यूरोपीय का प्रभाव ज़्यादा रहा, या सूरत को देख ले जहाँ यूरोपीय का, यानी भारत के कुछ भारत में जन्मे लोग इंग्लिश भाषा बोलते हैं, और वो भारत के जगह जगह के क्षेत्रफल में हैं, जिसमें 1.3% क्षेत्रफल आता है। इस प्रकार से भारत की जो भाषाई परिवार है वो 4 भाषाई परिवारों में हमने उसको बांट लिया है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारत में जो हिंदी भाषा है इसको 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने संघ की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, जबकि भारत में जो राजभाषा अधिनियम बना वो 1963 ईस्वी को राजभाषा अधिनियम बनाया गया। 14 सितंबर 1949 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया हिंदी को। यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसको संविधान सभा ने अपनाया राजभाषा के रूप में, संघ की राजभाषा के रूप में। और भारत में जो राजभाषा अधिनियम बना वो बना वर्ष 1963 ईस्वी को, और इस राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत भारत की राजभाषा हिंदी को वर्ष 1965 ईस्वी में स्वीकारा गया था। हिंदी जो शब्द है, हिंदी शब्द को सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो, इसको सबसे पहले बोलने वाले व्यक्ति थे अमीर खुसरो। हाँ, हम उन्हीं अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं जो अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर अलाउद्दीन खिलजी के समय को देखा था, 8 सुल्तानों के शासनकाल को देखा, जिनका जन्म 1253 ईस्वी को कासगंज में हुआ था। उन्हीं अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं जिन्होंने तबले का आविष्कार किया, जिन्होंने सितार का आविष्कार किया, वही जिनको कहा जाता है पैरोट ऑफ इंडिया, जिनको तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। उन अमीर खुसरो ने सबसे पहले इस हिंदी शब्द को प्रयोग में किया, और उन्होंने हिंदी शब्द को हिंदी नहीं बल्कि हिंदवी शब्द यूज किया था। हिंदवी, उन्होंने हिंदी को कहा हिंदवी, जबकि हिंदी की जो शुरुआत हुई वो एक अपभ्रंश से हुई है। भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा रही है वो रही है संस्कृत। भारत में संस्कृत भाषा को भारत की भाषाओं की जननी कहा जाता है, भारत की जननी। उसके पश्चात पाली भाषा आती है, उसके बाद प्राकृत आई, उसके बाद हिंदी का अपभ्रंश हो गया, और अब इस प्रकार से लैंग्वेज बोली जाने लगी कि एक ही वाक्य को बोलने में 4-4, 5-5 भाषाओं का प्रयोग होने लग गया। एक शब्द संस्कृत का यूज हो रहा है एक ही वाक्य में, एक पाली भाषा का यूज हो रहा है, एक प्राकृत भाषा का यूज शब्द प्रयोग में लाया जा रहा है। इस प्रकार से इसको कहा गया अपभ्रंश, और ये कहा गया कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अभी इसको बिल्कुल हम समझने वाले हैं कि कैसे कैसे। उस पहले थोड़ी सी हिंदी के बारे में विशेष जानकारियाँ और प्राप्त कर ले हैं। ये जो हिंदी शब्द है, इस हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सबसे पहले ईरानियों के द्वारा की गई, ईरानियों के द्वारा। ये कैसे बना इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो ईरान है,
इस ईरान की जो वर्णमाला है, ईरानी भाषा की वर्णमाला, उसमें स वर्ण नहीं है और वे लोग इस स के स्थान पर है वर्ण का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से हम समझते हैं कि भारत में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, उस सिंधु नदी के क्षेत्र पर आकर के बसे थे सबसे पहले आर्य, जिसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। अब ईरानियों की वर्णमाला में सिंधु शब्द नहीं है और उन्होंने वो सिंधु, इसके स्थान पर कौन सा शब्द यूज करते हैं? स के स्थान पर है। और जो ध शब्द है, उस ध के स्थान पर द शब्द यूज करते हैं, जो कि ध का अल्प प्राण है। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया सिंधु का हिंदू। इस प्रकार से ये हिंदू शब्द आया और उनकी जो भाषा थी, उन इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदू। क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु को ही इस सिंधु के तट पर रहने वाले लोगों को उन्होंने कह दिया हिंदू। और जो इनकी भाषा थी, फिर वो क्या हुई? हिंदुओं की भाषा को कहा गया इनके द्वारा हिंदी। इस प्रकार से इस हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम समझते हैं कि हिंदी भाषा का जो धीरे धीरे विकास है वो कैसे हुआ है। हिंदी की उत्पत्ति जो हुई है वो अपभ्रंश से हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में सभी भाषाओं की जो आदि जननी कहा जाता है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। आदि जननी क्या? कि भारत का जो इतिहास प्रारंभ होता है वो वैदिक काल से प्रारंभ होता है, जिसको प्राचीन इतिहास में हम पढ़ते हैं। और आर्यों का जो काल रहा था वो रहा 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक। वो इतिहास के अनुसार है, वो हिंदी के व्यक्तियों के द्वारा सबसे ज़्यादा मानी गई, इतिहासकारों के द्वारा सबसे ज़्यादा मानी गई अवधि रही है। और आर्य जो लोग थे वो संस्कृत भाषा को बोलते थे। यही कारण भी है कि हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं ज़्यादातर वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, चाहे पुराण है, चाहे उपनिषद है, इन सब की भाषा क्या है? संस्कृत है। और ये जो संस्कृत की अवधि रही है वो रही वर्ष 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर वर्ष 500 ईस्वी पूर्व तक, ईस्वी पूर्व तक। जैसे मैंने समझाया कि जो आर्यों का काल था वो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार लगभग में अंदाजा, कोई लिखित प्रमाण तो है नहीं है। तो 1500 ईस्वी पूर्व से, ध्यान देना है ईस्वी पूर्व लगा हुआ है, तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक की जो समय अवधि है वो संस्कृत की भाषा बोली जाती है उस समय में। इसके पश्चात उसके बाद जो आया वो पाली भाषा का काल आया। उसके बाद पाली, और पाली 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक की जो समय अवधि थी उसमें पाली भाषा में विभाजित किया गया। उसके पश्चात प्राकृत, जो बुद्ध के उपदेश थे या बुद्ध धर्म का प्रचार करने में जो सबसे ज़्यादा जिस भाषा का प्रयोग हुआ वो पाली भाषा थी। और जबकि जैनियों ने अपने धर्म का प्रचार करने में जिस भाषा का प्रयोग किया वो प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत भाषा की जो अवधि मानी गई वो मानी गई 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक। इसके बाद जो भाषा आई वो कहलाई अपभ्रंश, अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश की अवधि मानी गई 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक इसकी अवधि को माना गया। जैसे मैंने बताया कि संस्कृत पहले वैदिक काल के समय के लोग बोलते थे, बुद्ध के काल के समय पाली भाषा प्रयोग में लाई गई। जैनियों का जब समय, जैन धर्म जब चरम पर चल रहा था उस समय प्राकृत भाषा का प्राकृत रूप था। और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी के पश्चात अपभ्रंश भाषा प्रयोग में आई। उसके पश्चात आती है हमारी हिंदी। और हिंदी की जो समय अवधि है वो है 1000 ईस्वी से लेकर अब तक।
ये हिंदी का बंटवारा किया कि हिंदी की इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी की जो उत्पत्ति है वो अपभ्रंश से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से कैसे? जैसे कि एक वाक्य लिखा जाता है कि इश्क दी गली विच नो एंट्री। इसमें इश्क अलग भाषा का शब्द है, गली अलग भाषा का शब्द है, नो एंट्री अलग भाषा का शब्द है। तो एक ही वाक्य में ये चार भाषाएं प्रयोग हुई हैं। अर्थात अब कहा तो ये जाएगा कि ये हिंदी का शब्द है, हिंदी का वाक्य है, लेकिन हिंदी का वाक्य अपने आप में शुद्ध हिंदी का नहीं है। ये ऐसी बोली को कहा जाता है पंच खिचड़ी। यही इसीलिए कहा जाता है कि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा वो कैसी है? पंच खिचड़ी भाषा है। ये अपभ्रंश से उत्पन्न हुई भाषा है। अब इसके पश्चात अब हम बांटते हैं हिंदी के विकास की, और हिंदी का अब अलग से बंटवारा करेंगे। हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं उसके बारे में जानकारी। अपभ्रंश के प्रकार, हिंदी के अपभ्रंश के जब ये बटी तो फिर इसके भी प्रकार बने, और इसके प्रकार 5 प्रकारों में इसको बांटा गया। सबसे पहले शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश में कौन सी भाषाएं आई? ये वहाँ वो भाषाएं आई जो राजस्थान वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में, या फिर उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इसमें कौन सी आएंगी? जैसे पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ये किस अपभ्रंश के प्रकार है? बहुत पूछता है एग्जामिनर कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का प्रकार है? शोर सैनी अपभ्रंश का प्रकार है। उसके बाद जो मागधी वाला क्षेत्र है, मागधी क्या था? मगध मतलब जो हमने पढ़ा मगध साम्राज्य इतिहास में, मगध साम्राज्य जिसमें हिर्यक वंश था, जिसमें शिशुनाग वंश, जिसमें नंद वंश को हमने पढ़ा, वो मगध साम्राज्य। और मगध पहले पूरे बिहार, असम, उड़ीसा और बंगाल, इन सारे क्षेत्र को पहले कहा जाता था मगध कहा जाता था। अब इस क्षेत्र में हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बिहार में बिहारी, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, बंगाल वाले क्षेत्र में बंगला भाषा बोली जाती है, और असम वाले क्षेत्र में असमिया, यहाँ असमिया भाषा बोली जाती है। ये तो मागधी वाला क्षेत्र भी हमने कवर कर लिया। अभी तक हमने जो कवर किया वो क्या? एक तो भारत का, एक तो ये वाला क्षेत्र हमने कवर कर लिया। सबसे पहले पढ़ा शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश में राजस्थानी हमने पढ़ा, गुजराती, और ये सब पश्चिमी हिंदी। ये इतने क्षेत्र को कवर कर लिया पहले वाले में। उसके पश्चात जो हमने मगधी पढ़ा, मगध वाला क्षेत्र, मगध वाले में हो गया इधर वाला क्षेत्र बंगाल, बंगला, उड़िया, इधर असम तक का क्षेत्र इसमें हमने कवर कर लिया है। और कौन सा? बांग्ला, बिहारी, बिहार का क्षेत्र, ये सारा हो गया इसके अंतर्गत। किसमें? ये हो गया मागधी वाला क्षेत्र, ये हो गया इतना मागधी वाला क्षेत्र, और ये वाला हो गया हमारा शोर सैनी अपभ्रंश। अब ध्यान से देखना है, अगला आता है अर्धमागधी अपभ्रंश। नंबर 3 पर कौन सा लिखा है? अर्धमागधी अपभ्रंश। अब जो अर्धमागधी अपभ्रंश होगा वो हो जाएगा ये वाला क्षेत्र। ये वाला मतलब दोनों के बीच का क्षेत्र। किसका? शोर सैनी अपभ्रंश तो इतना क्षेत्र था। उसके बाद मागधी अपभ्रंश जो ये वाला क्षेत्र था, असम, उड़ीसा, बंगाल, बिहार वाला क्षेत्र की जो बोली जाती, लेकिन दोनों के बीच में जो बचा ये कहलाता है अर्धमागधी। और इसमें ये जो अवधी भाषा बोली जाती है, अवधी, इसमें वो मगध बिहार वाला क्षेत्र और अवध अपना लखनऊ उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, उसमें अवधी भाषा जिसको कहा जाता है पूर्वी हिंदी, इसको कहा जाता है पूर्वी हिंदी। अब आप कहोगे पूर्वी हिंदी कैसे? पूर्व तो इधर रह गया। अरे नहीं, पूर्वी हिंदी ध्यान दीजिएगा जरा। किसकी पूर्वी हिंदी? ये जो अपना ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश ही मान लो, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं?
इस क्षेत्र को कहा जाता है ना अवध, अवध घराना, लखनऊ, बेगम हजरत महल भूल गए? तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे अर्धमागधी, अर्थात यहाँ बोली जाती है अवधी, और अवधि को ही और क्या कहा जाता है? पूर्वी हिंदी। ध्यान दिए, 3 हमारे कवर हो गए। उसके बाद आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश क्या होगा? सीधा गुजरात को तो हमने कवर कर लिया, अब ये जो क्षेत्र बचा है महाराष्ट्र का, ये जो क्षेत्र बचा है महाराष्ट्र का, इसको कहें, यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है वो रखी जाएगी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और वह कौन सी बोली जाती है? मराठी। इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त 2 भाषाओं के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे कि जिनकी लिपि देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली लिपि। आगे आता है ब्राचर। ब्राचर को अन्य कहा जाता है खस। ब्राचर या खस, ये क्या है? ये है कि जो क्षेत्र, अब कौन सा क्षेत्र बच गया? ये वाला क्षेत्र बचा पहाड़ी क्षेत्र। ये पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र है, असम तक तो हमने कवर कर ही लिया था, असम तक तो हमने कवर ही लिया था किसमें? मागधी वाले में। लेकिन जो उत्तर वाला क्षेत्र था, ये तो तिब्बती परिवार की भाषा ही हो गई। अब हमने हिंदी भाषा का जो सारा परिवार था उसको हमने कवर कर लिया। पहले हमने क्या समझा था? पहले हमने समझा था हिंदी भारत में भाषा के परिवार, 4 परिवार, और उन 4 परिवारों में भी जो हिंदी भाषा थी, अब उसकी हिंदी की उत्पत्ति तो अपभ्रंश से हुई है। उसके 5 अपभ्रंश हमने पढ़े। एक तो ये वाला, कौन सा? ये वाला शोरसैनी अपभ्रंश। ये वाला कौन सा? ये वाला कहलाया हमारा मागधी, मगध अपभ्रंश। और ये अर्धमागधी, अर्धमागधी जिसमें आया अवध वाला क्षेत्र। एक ये वाला क्षेत्र कहलाता है ब्राचड़ या खस। इसमें जो पहाड़ी हिंदियां हैं, पहाड़ी वाली जो पहाड़ी जो क्षेत्र, उसको कवर कर लेंगे इसमें। जैसे इसमें कौन सा जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा 2 भाषाएं, पंजाबी, इसमें आएगा पंजाबी, इसी में आएगा सिंधी, सिंधी भाषा भी किस में आएगी? ब्राचड़ या खस में। और एक हो गया था महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र, ये वाला महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से हमने हिंदी के जो अपभ्रंश हैं उन 5 प्रकारों को बहुत अच्छे से समझा है। हमने हिंदी के जो भाषाई परिवार हैं उनको अच्छे से समझा। हमने समझा कि भाषा क्या है, उसके हमने समझा कि लिपि क्या है, लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि मैंने यहाँ पर लिखा है राम, ये भी लिखा है राम, और ये भी लिखा है राम। ये तो लिखा है देवनागरी लिपि में, ये लिखा गया है रोमन लिपि में, और ये लिखा गया है आसु लिपि में। लिखा राम ही गया है, लेकिन लिखने के तरीके अलग अलग हैं, और लिखने के तरीके को ही कहते हैं लिपि, और बोलकर समझाने के तरीके को कहा जाता है भाषा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भाषा। भाषा हिंदी विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी भाषा बन गई है? तीसरी। और तीसरे नंबर की भाषा बनने के लिए इसने किस भाषा को पीछे छोड़ा है? स्पेनी भाषा को इसने पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो हिंदी के प्रकार हैं, अब इसमें ये हिंदी की जो इसकी जो बोलियां हैं, अब इसका भी बंटवारा कर करके हम पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5। और हिंदी के अपभ्रंश भी कितने हैं? 5। भारत में भाषा के परिवार कितने हैं? 4। आगे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा की उपभाषाएं, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हम करेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे। ये हिंदी की क्लास आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की क्लास सभी एग्जाम में, चाहे आपका यूपीपी का एग्जाम हो आने वाला, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, या टेट या सुपर टेट का अगर एग्जाम है, और आपको ये हिंदी की क्लास अगर पसंद आए, वैसे इसके अतिरिक्त इस चैनल पर बहुत सारी हिंदी की क्लास अपलोड की हुई है। जीएस, जीके, जीएसवी आपके लिए कराया जा रहा है, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस कराई जा रही है। आपको ये चैनल अगर पसंद आए तो आपको इसको सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको पसंद आए, जिस वीडियो को आप देख रहे हो, उस वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। जब अभी हमारा जो चैनल है वो नया है, और जब हमारी वीडियो की संख्या या हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 हो जाएगी, तब हमें लाइव
पढ़ाने का ऑप्शन मिलेगा और आप इस क्लास को लाइव पढ़ रहे होंगे। अभी ये शूटिंग के तौर पर अपलोड की जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बंटवारे को करके दिखाएंगे। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं। हिंदी भाषा की 5 भाषाएं हैं, उनमें सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो आने वाली बोलियां हैं वो ये 5 बोलियां हैं, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। खड़ी बोली जो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जैसे मेरठ वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कैसी बोली है, खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। और हरियाणा वाले क्षेत्र में हरे बापू रे, वो वाली जो बोली है वो हरियाणवी में आएगी। और ब्रजभाषा विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने किस भाषा में की थी? ब्रजभाषा में की थी, ब्रजभाषा में की थी। और इसके एक बेहतरीन अच्छे से कवि थे जिनका नाम क्या था? रत्नाकर। भेजे मन भावन के उधव के आवन के, ब्रज के गावनी में पावन जवे लगी। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इन पंक्तियों को सजोया, गाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। और आगे जब अगली वीडियो बनाएंगे तो उनको अर्थपूर्ण आपको मैं इनको समझाऊंगा। कुछ छंद मेरे भी याद किए हैं उनके। भेजे मन भावन के उधव के आवन की, ब्रज के गावनी में पावन जवे लगी। और कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंद पोरी आवन तवे लगी। उझक उझक पद कंजनी के पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती चौहाने छगे लगी। और हमको लिखा है कहा, हमको लिखा है कहा, हमको लिखा है कहा, कहने सभे लगी। बड़े बड़े अच्छी सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी मिठास भरी सी ये बोली है। कौन सी? ब्रजभाषा। और ये जो खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली को कहा जाता है कोरवी। अगर आप पेपर सेट देखोगे मंडी परिषद अधिकारी का, तो उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कोरवी के नाम से जाना जाता है खड़ी बोली को, अन्य कोरवी। और जो हरियाणवी है इसे कहा जाता है बंगारू। बंगारू। खड़ी बोली को कोरवी अन्य नाम से जानते हैं, और हरियाणवी को और क्या कहते हैं? बंगारू के नाम से इसको जाना जाता है, बंगारू। और ब्रजभाषा किसकी? सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? ब्रजभाषा के। जगन्नाथ रत्नाकर जी किस भाषा के कवि हैं? ब्रजभाषा के। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी? ब्रजभाषा में। याद रखना है। अगर पूछे कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, तो आंसर लगाओगे अवधी भाषा। और जब पूछे विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी, तो आंसर ब्रजभाषा लगाएंगे। तुलसीदास जी बड़े अच्छे कवि। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कितनी अच्छी सी बात की उनकी पत्नी ने कहा था। उनकी पत्नी ने कहा था, अस्थि चर्म मम देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से, तब काहे भवगीत। जब समय मिलेगा अगली वीडियोस बनाएंगे, तब आपको इनको बड़े अच्छे से पूरी कहानियों के साथ बयां करके इन पंक्तियों को आपको समझ जाएंगे। और बड़े इंटरेस्टेड ये स्टोरियां हैं। ये स्टोरियां वो स्टोरी है जिस शब्द को सुनकर के तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से रात को 12 बजे 1 बजे कहा था कि आज के बाद रात को तो क्या दिन में भी मिलने के लिए नहीं आएंगे। अपनी पत्नी का त्याग करते थे। ऐसे क्या शब्द थे, क्या अर्थ निकलता है उन पंक्तियों का। आप लाइक सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को, तब आपको इनको डिटेल से बता रहे। इसके अतिरिक्त अनेकों छंद ऐसे आपको हिंदी की क्लास में पढ़ाए जाएंगे। बड़े बड़े इंटरेस्टेड आपको कहानियां पढ़ाई जाएंगी, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ने से ही आपको हिंदी रट जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। और जिन अभ्यर्थियों का यूपी टेट सुपर टेट का एग्जाम है, आप यूपी टेट के एग्जाम में मेरा 30 के 30 मैं दावा करता हूं कि 30 के 30 नंबर की हिंदी आपको इस मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो के माध्यम से पक्का मिलेगी। आगे है बुंदेली। बुंदेली जो भाषा है, ये आपने एक व्यक्ति का नाम सुना है? जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की। और जगनिक ने परमाल रासो की रचना किस भाषा में की? तो बुंदेली। बुंदेली कौन सा वाला क्षेत्र है? जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड वाला देखिएगा जरा, इन सब इसको देखिएगा। ये तो सारे का सारा गंदा हो गया, इसको मैं साफ कर। उत्तर प्रदेश के मैप को देखिए, आप केवल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को देखिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये वाला जो ये पूरा जो मैप है उत्तर प्रदेश का है।
और इसमें ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अवध। लखनऊ, ये गोमती नदी है, लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती। तो लखनऊ वाला क्षेत्र अवध क्षेत्र कहलाता है। इस वाले ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है ऊपरी गंगा दोआब। ऊपरी गंगा क्षेत्र, इसको कहते हैं निचली गंगा क्षेत्र, निचली गंगा क्षेत्र। और ये जो अमरोहा, मुरादाबाद, गढ़मुक्तेश्वर, रामपुर वाला क्षेत्र है इसको कहा जाता है रुहेलखंड क्षेत्र, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी। ध्यान दो, शब्दों से समझ करके पढ़ो, समझ करके। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र। ये कौन सा हो जाएगा? बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाएगा, बुंदेलखंड। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हरबलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये ब्रजमंडल वाला क्षेत्र हो जाएगा, ब्रजमंडल। तो बुंदेली, जगनिक, परमाल रासो, आगे लिखा है कन्नौजी। कन्नौजी ये क्या हो गए हैं? हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं उनका विस्तार से हम वर्णन पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले पढ़ लिया है पश्चिम हिंदी को। एग्जामिनर आपसे कितनी बार पूछ चुका है इस सवाल को कि खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो आंसर क्या लगाते हो? पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश का एक प्रकार है? तो आंसर क्या लगाओगे? शोर सैनी अपभ्रंश का। ये शोर सैनी अपभ्रंश का प्रकार है। और जो शोर सैनी अपभ्रंश है वो किस भाषाई परिवार में आता है? भारोपीय भाषाई परिवार में आता है। एक सीक्वेंस तरीके से हम इसको पढ़ करके चल रहे हैं हिंदी को। अगला प्रकार आपको समझाते हैं। 5 प्रकारों में एक प्रकार पढ़ लिया, नेक्स्ट प्रकार आपको बताएंगे। दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं राजस्थानी हिंदी का। पढ़ा था ना पश्चिम हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी, शोर सैनी अपभ्रंश में पढ़ा था। तो उसमें से दूसरा राजस्थानी हिंदी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत इसको 4 भाषाओं बहुत ज्यादा पूछता है। सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछेगा कि मेवाती राजस्थानी के किस के अंतर्गत आती है? तो इसको कहेंगे उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, दक्षिणी राजस्थानी मालवी, और पश्चिमी मारवाड़ी। ध्यान से सुनिएगा, एग्जामिनर का प्रश्न क्या पूछता है कि मेवाती किस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक बोली है? ध्यान से सुनिए, मेवाती किस राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत एक बोली है? हम क्या पढ़ रहे हैं? बोली पढ़ रहे हैं ना, बोली हिंदी के अंतर्गत। तो राजस्थानी किस हिंदी के अंतर्गत एक बोली है? तो आंसर उत्तरी। ये दिशाएं हैं, 4 दिशाओं को इनको याद रखना है। जयपुरी पूर्वी में आ जाएगी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी, और मालावी दक्षिणी राजस्थानी। बताइए एक बार जरा, दक्षिणी राजस्थानी मालावी, दक्षिणी राजस्थानी मालावी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, और पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, और उत्तरी राजस्थानी मेवाती। सबसे ज्यादा पूछी जाती है उत्तरी मेवाती, पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी जयपुरी, और दक्षिणी मालवी। आसान से याद हो जाएंगे बहुत। नेक्स्ट आपको बताते हैं अगली। तीसरा प्रकार है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी जो बिहार वाले क्षेत्र की हिंदी है, बिहारी हिंदी। पहला मगही, मगही वही जो मगध वाला क्षेत्र मैंने बोला था, उस मगध वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी का एक प्रकार है, बोली का एक प्रकार है मगही, ये मगही। और अगला लिखा है मैथिली। मैथिली भी कहाँ की है? बिहार की। मिथिला, मिथिला नरेश कौन थे? जनक। भाई जो बिहार है, बिहार के ऊपर नेपाल, उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल। और जो मैथिली है, मैथिली कहा जाता है सीता को भी, मैथिली सीता को भी कहते हैं, क्योंकि मिथिला के नरेश थे राजा जनक, और उनकी जो पुत्री थी मैथिली कहलाई। और ये वहाँ की एक लैंग्वेज भी है, एक लैंग्वेज नहीं कहेंगे, एक बोली भी है। किस क्षेत्र की? बिहार के क्षेत्र की। और एक लिखा है भोजपुरी। पूछता है कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों में कौन सी बोली अंतर्राष्ट्रीय बोली के
अंतर्गत भी आती है। तो भोजपुरी बोली, तो भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय भी है, लेकिन भोजपुरी को ना वर्तमान में वहाँ के गानों ने इतना ज़्यादा गिरा दिया है, पास में एक ऑटो वाला भी ना सड़क पे खड़ा करके अपने ऑटो में एक ऐसा गाना चलाएगा, इतना भद्दा सा गाना चलाएगा और खड़ा होकर सुरती रगड़ रहा हो, पता नहीं कैसे कैसे इतने गंदे। इससे तो हमारा जो हरियाणा वाला क्षेत्र, पंजाब वाला क्षेत्र या पश्चिमी यूपी क्षेत्र गानों के माध्यम में वो बहुत बढ़िया है। संस्कृति सभ्यता को एक मद्देनजर रखते हुए वो गानों को बनाता है, लेकिन वहाँ इतने भद्दे भद्दे शब्द गानों में यूज़ करते हैं कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को, बोर्ड को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसे अपशब्दों को वो यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत अगली जो लिखा गया है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में जो मैंने बताया था अवधी जो भाषा क्षेत्र था, यहाँ पूर्वी हिंदी जो मैंने आपको दोनों के बीच वाला क्षेत्र समझाया था, जो यहाँ के इधर वाले क्षेत्र और इस सौर सैन्य अपभ्रंश के बीच जो का जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र जो मैंने समझाया था, उस वाले क्षेत्र की बोलियों को हम बात कर रहे हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3, अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। बंगेल वाला जो क्षेत्र है, बंगेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार है ना, तो उत्तर प्रदेश के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो उसकी बात कर रहे हैं। बंगेल, रामचंद्र बंगेल रीवा के नरेश रामचंद्र बंगेल के क्षेत्र वाले की बात कर रहे हैं। अवध अपना लखनऊ वाले क्षेत्र की बात बोली होगी। और छत्तीसगढ़ी हो गया कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, इन दोनों के पास का जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, उस क्षेत्र की बोली। तो ध्यान से देखो ना, अब जो ये वाला जो क्षेत्र है, हमने इस क्षेत्र की बोलियों को, भाई यहाँ के क्षेत्र का हो गया, ये वाली हो गई, ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया छत्तीसगढ़। और कौन सा है, और रह गए बंगेल, अवधी, लखनऊ वाला क्षेत्र। ये सारा क्षेत्र इसने कवर कर लिया, ये सारा क्षेत्र इस बोली के अंतर्गत आएगा। आगे रह गई है लास्ट स्कोर, उसको भी बताते हैं अभी। और लास्ट प्रकार बचा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है जैसे पश्चिमी पहाड़ी हिंदी और मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी का मतलब क्या है कि जो अब इसको पहले मैं साफ कर दूं जरा, ये बहुत ज्यादा देखिएगा, जरा इसको देखिएगा। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आएगी, ये जो पहाड़ी है इसमें यहाँ पंचकुला पंजाब वाले क्षेत्र की, यहाँ कश्मीर वाले क्षेत्र की, शिमला वाले क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, यहाँ की जो बोलियां हैं वो किस में आएंगी, वो आएंगी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। कहाँ के ध्यान से देखिए एक बार। पंजाब जो पंचकुला वाला क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश शिमला वाला क्षेत्र, और इधर कश्मीर वाला क्षेत्र, यहाँ की जो बोलियां हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी क्यों, क्योंकि अब ध्यान दो जरा, जो मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र है, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र, इस क्षेत्र में उत्तराखंड में जैसे कुमायूं और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड मध्य वाले क्षेत्र में। और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को हमने कवर कर ही लिया, बिहार को हमने कवर कर लिया है। इधर वाले क्षेत्र को अगर हम देखें तो इस वाले क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि ये तिब्बत वाला क्षेत्र है, चीनी वाला क्षेत्र है, चीनी मंदारिन वाला, ये भी चीनी मंदारिन वाला क्षेत्र है। असम को हमने कवर कर लिया। नागालैंड मिजोरम के बारे में मैंने बताया कि यहाँ ऑस्ट्रिया परिवार आता है या हिंदी नहीं आती है। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में जो बोली जाने वाली हिंदी भाषा थी उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अब आगे जो हमारी अगली क्लास होने वाली है वो होगी हिंदी का साहित्य का विभाजन। जो रचनाएं अब हिंदी में रची जाने लग गई उन सबको पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे आदिकाल को, पूर्व मध्य काल को, उत्तर मध्य काल को और आधुनिक काल को। आधुनिक काल के भी जो 5 प्रकार है उन सबको पढ़ेंगे। उस काल में जो कवि हैं उनको पढ़ेंगे, उस काल के कवियों की रचनाओं को पढ़ेंगे, उस सारे के सारे कवियों के काल की जो पंक्तियां थी उन पंक्तियों को पढ़ेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगली जो क्लास है आज की क्लास से कई गुना अच्छी होने वाली है, लेकिन होगी तब जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।